आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत गद्य खंड में प्रथम अध्याय के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। हम प्रथम भाग में लेखक के बड़े भाई साहब के व्यक्तित्व के बारे में हमने जाना कि किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है और वो क्या शिक्षा के प्रति सोचते हैं, उनका जो दृष्टिकोण है उसके बारे में हमने जाना। साथ ही कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने मस्तिष्क को आराम देने के लिए कुछ खास तरीके से कॉपी या किताब के पेज पर, किसी विशेष पेज पर कुछ जानवरों के चित्र बनाते हैं, कुछ शब्द लिखते हैं, उन शब्द को बार बार लिखते हैं, कुछ वाक्यांश वो बनाते हैं जिन वाक्यांशों का जो लेखक है उन्हें अभी तक अर्थ नहीं समझ में आया और वो पूछने का भी उनके अंदर जो साहस है वो जुटा पाए कि अपने भाई से ये बात पूछ लें। उनके भाई जो थे वो बड़े भाई जो हैं वो 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं और जो लेखक हैं वे 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। और आज आगे जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता, उनका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। एक घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। अगर उन्हें 1 घंटे भी पुस्तक के सामने या पुस्तक लेकर पढ़ने के लिए कहा जाए तो 1 घंटा उन्हें पहाड़ के समान मतलब बहुत ज़्यादा लगता है। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। तो ये सब चीज़ें बस जैसे ही भाई की नज़रें हटी और वो तुरंत हॉस्टल के मैदान में पहुंच जाते हैं। दोनों भाई कहाँ रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई के लिए आए हुए हैं। तो ऐसी कभी पत्थर उछालना, कभी कागज़ की तितलियां बनाकर उड़ाना और साथ ही मिले तो फिर पूछ ही नहीं सकते कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या बोल रहे हैं। कभी चार दीवारी पर चढ़कर, यानी जो दीवार होती हैं उनके अंदर बनाई हुई हॉस्टल में, उनमें चढ़ना, फिर नीचे कूदते रहे। कभी फाटक पर सवार होकर और उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद लेना, यानी फाटक झूले आप कह सकते हैं, उस पर चढ़कर और आगे पीछे क्या लेना, उस पर आनंद लेना और उठा रहे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर, यानी गुस्से वाला रूप देखकर प्राण सूख जाते। ये प्राण सूखना एक मुहावरा है और ये आपके पाठ्यक्रम में है। तो अपने ऐसे जितने भी हमारे गद्य खंड हैं उनमें मैक्सिमम मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है और वही आपके पेपर में पूछा जाता है। तो प्लीज़ इन्हें आप अंडरलाइन करते हुए चलते, ठीक है, रहिए और नोट करते रहिएगा। प्राण सूख जाने का मतलब यहाँ पर है कि बहुत ज़्यादा डर लग जाना या घबरा जाना। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल, यानी हमेशा वो उनसे पहला सवाल यही पूछते थे कि आप कहाँ थे। क्वेश्चन यही आएगा कि लेखक के जो बड़े भाई साहब थे वो पहला क्वेश्चन या बार बार क्या क्वेश्चन पूछते थे, तो आप बोलेंगे कहाँ थे। इसी ध्वनि में, यानी क्वेश्चन मार्क और रौद्र रूप में वो पूछते थे कहाँ थे, ठीक है। इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। और जब इस रौद्र रूप में, गुस्से में जब वो मुझसे पूछते थे तो मैं इस सवाल का जवाब सिर्फ चुप रहकर ही देता था। मौन रहना मतलब चुप रहना। ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था। मैं इतनी सी बात उनके सामने नहीं, जब वो मुझसे पूछते थे कि कहाँ, तो मैं चुप हो जाता था। मैं कभी, पता नहीं कि क्या कारण था कि मैं कभी उनसे इतनी छोटी सी बात नहीं कह सकता या मेरे मुंह से ये शब्द नहीं निकलते कि यहीं बाहर खेल रहा था या ज़रा सा बाहर पे खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार। और जब मैं जवाब नहीं देता था तो भाई को लग जाता था कि हाँ, ये कहीं गलती समय जो नष्ट करने गया था और वो मैंने अपना जो अपराध था उसे स्वीकार कर लिया और भाई साहब के लिए इसके सिवाय और कोई इलाज ना था कि इसने, यानी मेरी फिक्र करते हुए, प्रेम करते हुए, रोष मतलब गुस्से से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। और वह हमेशा कभी ऐसा ना हो कि अगर इसका जवाब ना मिले, और उसका इलाज उनके पास एक ही था कि बड़े प्यार से तुम्हारे फ़ायदे की बातें, लेकिन गुस्सा करके दिखाना आपको और समझाना। सत्कार मतलब आदर करना, जैसे वो श्याम से घर आते हैं। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे और कहते थे कि भाई इन्वर्टेड कॉमा देखो लगा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिए।
तो कभी भी किसी की कही हुई बातें जब उसी के शब्दों में कही जाती है तो उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगाया जाता है। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्प ना आएगा। हर्प का मतलब यहाँ पर है शब्द आया, देखिए हर्प, हर्प का मतलब होता है शब्द, क्या होता है, शब्द। ठीक है, तो जिस तरीके से तुम पढ़ रहे हो कि दिन भर तुम खेल रहे हो, कूद रहे हो और पढ़ाई का नाम नहीं है, तो तब उन्होंने कहा कि तुम्हें एक शब्द भी नहीं आएगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये स्थिति क्या है, पिछड़े जो इलाके होते हैं गांव के, वहाँ जहाँ शिक्षकों की कमी है, संसाधनों की कमी है, तो वहाँ की बच्चों के लिए ये बात है। हालांकि यहाँ के लिए हम ये बात नहीं कह सकते। तो वहाँ के लिए ये बात थी कि भाई, क्योंकि जब जो इंग्लिश है वो स्टार्ट ही 5वीं 6ठी कक्षा में होती है स्टार्ट, पहले नहीं पढ़ाई जाती, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है कि आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना होगा। तो कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, यानी तुम्हारे लिए जो तुम खेलते हो गुल्ली डंडा या जो भी आप गेम खेलते हो उसकी तरह नहीं है, आप एकदम से सीख जाओगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा, है ना। पढ़ ले नहीं कि जो चाहे पढ़ ले, कोई भी उसे, ऐसा नहीं कि कोई भी पढ़ सकता है। ऐरा गैरा नत्थु खेरा, ऐसा भी हम क्या कहते हैं, हमेशा इस्तेमाल करते हैं। जो लोक उक्तियाँ होती हैं हमारे समाज में यूज़ की जाते हैं ऐसे शब्दों का, तो ये हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा नहीं कि सभी लोग इसको समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, जो प्रयास करेगा, निरंतर अभ्यास करेगा, वही पढ़ेगा, वही बोल पाएगा। सभी अंग्रेजी के विद्वान, अगर ऐसा होता तो जितने लोग पढ़कर आगे निकले हैं वे सभी अंग्रेजी के विद्वान होते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए मतलब आपको ज़्यादा समय देना होगा। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी, यहाँ पर भी देखो आंखें फोड़ना या रात दिन आंखें फोड़ना, ये एक मुहावरा है। यानी रात दिन जाग कर देर रात तक और खून जलाना, मतलब खून जलाने का मतलब है यहाँ पर कि खूब सारी मेहनत करना, खूब मेहनत करने की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो खून जलाना, अपनी पावर लगाना, रात रात जागना, जाकर पढ़ाई करना, तब कहीं यह विद्या आती है, तब जाकर आपको ये विद्या आने वाली है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है, और कहने के लिए तो सबको इंग्लिश आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, बोलना सीख जाएंगे, आप स्पीकिंग सीख सकते हो, लेकिन शुद्ध अंग्रेजी लिखने के लिए आपको अभ्यास करना होगा, मेहनत करनी होगी। आप शुद्ध अंग्रेजी, बड़े बड़े विद्वान जो अंग्रेजी भाषा के हैं वो भी क्या नहीं करते, शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिखते। बोलना तो दूर रहा, बोलना तो बहुत दूर की बात है, लिखना बड़ी मुश्किल है। और मैं कहता हूँ तुम कितने गोंगा हो। गोंगा का मतलब होता है कि शंख के आकार का एक कीड़ा होता है, उसे गोंगा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर गोंगा का मतलब है नासमझ, मूर्ख, जो हम कहते हैं। मतलब इतने बेवकूफ़ हो आपकी, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मतलब जो मैं कैटेगरी आपको बताता हूँ, 3 कैटेगरी। भी बच्चे क्या होते हैं, साइकिल सीखते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे दूसरों की जब गिरते हुए सुनते हैं खबर कि गिर जाते हैं, तो समझ जाते हैं कि भाई क्या करना है हमें, मोड़ पर या फिर धीरे साइकिल चलानी है, इस तरीके से कुछ नियम जो बताते हैं उसको फॉलो करते हैं, हम समझ जाते हैं। लेकिन दूसरे कौन होते हैं, जब तक वो कर नहीं देखते, यानी जब तक वो खुद नहीं गिर जाते तब तक वो नहीं सीखते। और तीसरे वो जो सीखना ही नहीं चाहते, वो गिरते ही रहते हैं और चलते ही रहते हैं, उनके लिए वो आदत हो जाती है। तो यहाँ पर वो यही कहते हैं कि भाई तुम मुझे तो देखो, जैसे कि हमने ऊपर कहा कैसे स्वभाव के अध्ययनशील, निरंतर वो पढ़ते रहते, तो कम से कम मुझसे तो सीखो कि मैं निरंतर पढ़ता रहता हूँ, मुझसे कुछ सबक तो ले लो, कुछ तो मुझसे शिक्षा लो। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, तुम निरंतर मुझे देख रहे हो। और तुमने, मतलब जैसे छोटा भाई हमें, एक लेखक हमें पाठ के माध्यम से बताता है कि वे निरंतर पढ़ते रहते हैं, हर दम पुस्तकों के आगे रहते हैं, तो उस हिसाब से वो कहते हैं कि तुम्हें दिखता नहीं है, मतलब ये तुम्हें अपने आप से तुम देखते नहीं हो क्या। ठीक है, तुम्हारी आंखों के सामने मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारे प्रत्यक्ष में हूँ कि इतनी मेहनत करता हूँ, तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, यानी तुम्हारे आंखों का दोष है। ठीक है, जो भी कमी है तुम्हारी आंखों की है, तुम्हारी बुद्धि की है। ठीक है, ये जो कसूर है, जो अगर तुम मुझे इतना, तुम्हारे सामने मैं इतना पढ़ रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, और ये देखकर तुम अगर अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला रहे हो, तो तुम्हारी बुद्धि का दोष है, तुम्हारी आंखों का दोष है। इतने मेले तमाशे, मेले तमाशे तुम जानते हो कितने मेले लगते हैं, पर्व होते हैं, और मेले से अब गांव में मेले हैं, यहाँ भी मेले लगते हैं, अब तो काफ़ी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि जैसे मूवी लगती है, तमाशे, मतलब यहाँ पर जैसे सर्कस लगते हैं, तो आप जाते हैं तो वो कहते हैं तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी
देखने जाते देखा है? मतलब मैं नहीं जाता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ उन सबको छोड़कर। रोज रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच खेल होते हैं, यानी क्रिकेट स्कूल में रोज हॉकी और क्रिकेट के मैच होते हैं। मैं पास तक नहीं पटकता, और उन्होंने कहा कि मैं तो उसके आसपास तक नहीं जाता, देखना दूर, वहाँ बैठना तो दूर, खेलना तो दूर, मैं उसके पास भी नहीं जाता हूँ, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, हमेशा मैं क्या करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। इतनी मेहनत करने के बावजूद मुझे एक कक्षा को पास करने में 2 साल 3 साल लग जाते हैं। तो तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए कि नहीं? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? तुम्हारे सामने मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी फेल हो जाता हूँ, तो तुम्हें इससे सबक लेनी चाहिए। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम खेल कूद, अब वो कहता है कि भाई देख मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मैं फेल हो जाता हूँ, पर तुम्हें इतनी उम्मीद क्यों है कि तुम पूरा वक्त तो खेल कूद में गंवा कर मतलब गंवा कर यहाँ पर समझ रहे हो, खोकर हो जाओगे, पास हो जाओगे। मतलब पूरा समय आप खेलकूद में दे रहे हो और आपको लगता है कि फिर भी आप पास हो जाओगे, और मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद फास्ट फेल हो रहा हूँ। तो तुम्हें इस बात को समझना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए कि यार मेरे बड़े भाई इतनी मेहनत करते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं, और मैं तो पढ़ता ही नहीं, तो मैं कैसे पास होऊंगा, और तुम फिर भी बोल रहे हो कि तुम पास हो जाओ। ऐसे आस क्यों है तुम्हें? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, मुझे तो एक कक्षा में मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मैं तो मतलब मैं 2-3 साल उनके लिए कम है कि मैं 2-3 साल में निकाल देता हूँ, ठीक है। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे, तुम तो इस तरीके से जिस गति से तुम पढ़ रहे हो, और पढ़ने का तुम नाम ही नहीं लेते हो, पूरा समय खेल कूद में गंवा रहे हो, खो रहे हो, तो तुमने तो हमेशा इसी दर्जे में, इसी क्लास में रहना है। क्योंकि मैं तो इतनी पढ़ता हूँ तब 2-3 साल में निकलता हूँ, तो सोचिए तुम्हें कितना पढ़ना है। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है, यानी खोनी है, तो बेहतर है कि घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के जो रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? गाड़ी कमाई मतलब मेहनत से कमाई हुई आय जो होता है, जो धन होता है, मेहनत से कमाया हुआ जो पैसा होता है, उसको कहते हैं गाड़ी कमाई। ठीक है, बर्बाद क्यों कर रहे हो? अगर भाई तुम्हें केवल टाइम पास करना है और पास नहीं होना है, पढ़ना नहीं है, सीखना नहीं है, तो गांव चले जाओ। क्यों दादाजी के पैसे यहाँ हॉस्टल में बर्बाद कर रहे हो? मैं यहाँ लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। लताड़ मतलब डांट फटकार सुनकर मैं मेरे आंसू आ जाते कि भाई इतना डांट देते थे मुझे रोज शाम को, ठीक है। जवाब ही क्या था, और मेरे पास रोने के सिवाय मैं और कोई जवाब नहीं दे सकता था, मेरे पास कोई आंसर भी नहीं होता था। अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सुनेगा? और मैं अपने आप को ये बात समझा लेता था कि भाई मैंने अपराध, यानी गलती तो मेरी है ही, क्यों मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो मुझे डांट फटकार सुनना ही चाहिए। बड़े भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। उपदेश मतलब होता है शिक्षा देने में, किसी भी चीज़ को अच्छे से आपको बताने में, शिक्षा देने में। जैसे कि पाठ के माध्यम से आप समझ रहे हैं कि अपने भाई को कितने अच्छे से वो कन्विंस कर रहे हैं कि भाई तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। निपुण मतलब कुशल, यानी ये कला उनको बहुत अच्छे से, ये स्किल्स थी उनकी कि शिक्षा देने, उपदेश देने में। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, अलग अलग तरीके से बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्तियाँ, इस तरीके की लगती बातें, यानी उदाहरण के साथ कहते हैं, ऐसी सूक्तियों के बाढ़ चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े हो जाते। इस तरीके से एग्जाम्पल वो मुझे देते, ऐसे ऐसी बातें वो कहते, ऐसे ऐसे वचन वो मुझे कहते कि मेरे पास मतलब मैं उत्तरहीन हो जाता, मतलब मुझे समझ आ जाता कि वाकई में वो गलत है। तो बाढ़ से मेरे टुकड़े टूट जाते कि मैं, मेरे दिल के टुकड़े हो जाते, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मेरी हिम्मत ही टूट जाती। जो मैंने आस बांधी होती कि भाई मैं पास हो जाऊंगा, थोड़ा पढ़ूंगा, थोड़ा इधर पढ़ूंगा, उधर पढ़ूंगा, मैं पास हो जाऊंगा, तो मेरी पूरी हिम्मत वो तोड़ देते कि, और मुझे लगता है कि वाकई में यार मेरे बड़े भाई इतना पढ़ रहे हैं फिर भी फेल हो रहे हैं, तो मेरा पास होना तो मुश्किल है, ठीक है। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति में मैं अपने में ना पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, अब इतनी मेहनत, जितनी ताकत भाई के पास है और जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, वो सोचते इतना तो मेरे पास नहीं है, इतनी ताकत, इतनी पावर तो मेरे पास नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। वो निराश हो जाता, जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। और जब भाई इस तरीके से मुझे समझाते, विद एग्जाम्पल मुझे देते, तो मुझे भी ऐसा एहसास होता कि वाकई में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे गांव चला जाना चाहिए। क्यों मेरे दादाजी के पैसे बर्बाद करूं? क्योंकि मेरा जी तो लगता नहीं है पढ़ने में, मैं पढ़ता हूं नहीं, खेल कूद ही कर रहा हूं, और बड़ा भाई तो इतना पढ़ता है फिर भी 2-3 साल लग जाते हैं, तो मेरी हिम्मत टूट जाती है। जो काम मेरे बूते से बाहर है, यानी जो मैं नहीं कर सकता, जो मेरी कैपेसिटी से बाहर है,
उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। और उन्हें भी समझ आता था कि वाकई में मैं नहीं पढ़ सकता। लेखक भी समझ जाता जब भाई ने समझा कि मैं पढ़ नहीं सकता और मुझे क्या करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करनी चाहिए, मुझे इसमें हाथ नहीं डालना, मतलब हाथ ना डालना मतलब उसमें प्रतिभाग न करना, मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, मुझे ये रहना मंजूर था, मैं मूर्ख हूँ मतलब घोर हूँ, नासमझ हूँ, ये रहना मुझे मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता और मैं मूर्ख ही रहना पसंद करूँगा, लेकिन जितनी मेहनत भाई करेंगे वो मेरे बस की नहीं है, उससे सुनकर ही मेरे को क्या आ जाती है, उतनी मेहनत मुझे करनी पड़े, इससे मुझे चक्कर आ जाएगा। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। और थोड़ी समय बाद जब मैं सोचता और इस पर प्रयास करता तो बोलता नहीं मैं कर जाऊंगा, तो मेरी जो मैं निराश हो जाता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा, एक अलग पॉजिटिविटी आती कि मैं कर जाऊंगा। बादल हटना मतलब, निराशा के बादल हटना मतलब खुशी की बात आनी है, हिम्मत। मैं इरादा करता हूँ मतलब मैं इरादा करता, वादा करता अपने आप से कि हाँ, मैं इस तरीके से इरादा करता कि भाई मैं कुछ कर जाऊंगा, अपने आप पर विश्वास जताता मैं कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं करूँगा। ठीक है, इरादा करता। और ठीक है भाई, कहाँ पढ़ते हैं हम? हाँ, इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, चटपट। और उसी मोटिवेशनल से मैं मोटिवेट होता अपने अंदर, मतलब मैं आत्मविश्वास लाता और तुरंत एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करो। मैंने आपको कहा था कि देखो, किसी भी काम की शुरुआत अगर अच्छी हो जाती है, नक्शा ही नहीं बना कि आपको करना कैसे कैसे, क्या क्या करना है, कौन सी बिल्डिंग कहाँ बननी है, कौन सी काम, तो उस स्कीम को तैयार किए काम कैसे किया जा सकता है। यानी एक स्कीम, एक नक्शा, आप एक रोड मैप आप बनाओगे कि आपको कैसे कैसे करना है और क्या अचीव करना है, तो वो काम कैसे हो सकता है। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती, और जब वो पढ़ाई का शेड्यूल अपना बनाते तो उनके पास समय ही ना बचता, क्योंकि उस समय तो पढ़ने का जोश उनके अंदर आ गया। तो खेल कूद मद मतलब उसका समय उसमें मेंशन ही नहीं होता। प्रातःकाल 6 बजे उठना, अब इसीलिए मैंने आपके फर्स्ट पेज पे ये टाइम टेबल बनाया था कि आपको टाइम टेबल बनाना है, आपको पता चलेगा आप कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब यानी गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। ठीक है, इस तरीके से उनका शेड्यूल पूरे 24 घंटे का वो बनाते हैं। 3:30 बजे से स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना यानी वॉकिंग करना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, और फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, और 9 से 10 तक हिंदी, और 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। यानी 11 बजे वो सोने चले जाते हैं। तो ये वो फटाक से अपने भैया की इतनी बातें सुनकर, इतना अच्छे से वो जब समझाते हैं तो वो मान जाता है और फटाफट पढ़ने के लिए तैयार होकर अपना एक शेड्यूल बना लेता है। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल यानी उस पर विश्वास करना या उसके जैसा व्यवहार करना क्या होगा, दूसरी बात है। दोनों अलग अलग, करना और कथनी दोनों में अलग है कि आपने कोई चीज़ कह दी और उसे करना, ये दोनों डिफरेंट है, जमीन आसमान के इनमें डिफरेंस। अगर इनमें आपकी बात में डिफरेंस नहीं है तो फिर आप सक्सेस हैं, फिर तो आप आराम से अपने नियम बनाओ और उन्हें अमल में ला सकते हो यानी लागू कर सकते हैं। पहले ही दिन उसकी अवहेलना, पहले ही दिन उसकी मतलब उस जो टाइम टेबल बनाया, रात को जैसे शाम को आया भाई ने बनवाया, सब कुछ हो गया, और अगले दिन अवहेलना मतलब तिरस्कार कर दिया। अवहेलना मतलब तिरस्कार यानी खुद ही उसका उल्लंघन शुरू हो जाता है। मैदान की वह सुकद, सुकद मतलब समझ रहे हो, सुख देने वाली। ठीक है, हरियाली, वो जो हरा भरा मैदान होता है और मुझे अच्छा सुख देता है यानी खुशी देता है। हवा के हल्के झोंके, और हवा के क्या है, हल्के झोंके। फुटबॉल की वह उछल कूद, केवी के वह दांव घात यानी जिस तरीके के जो दांव हम लगाते हैं, किस तरीके से उसे खेला जाता है, अलग अलग तरीके होते हैं, नियम जो हैं और तरीका जो खेलने का है। वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती, मुझे अज्ञात मतलब मुझे जाने बिना, अनिवार्य, अनिवार्य मतलब ज़रूरी या महत्वपूर्ण,
रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो अचानक वो जो सारे खेल के मैदान के जो दृश्य के बारे में उन्होंने बताया, वो सुखद हरियाली, हवा के झोंके, फुटबॉल के उछल कूद, है ना, और केवी के दांव पेच, ठीक है, जो गेम होते हैं हमारे, ठीक है, वॉलीबॉल की तेज और फुर्ती, है ना। तो वहाँ की जो क्रिया है वो अचानक उसकी मस्तिष्क में शाम के समय में वो अपना आप ही आ जाते और वो आकर्षक रूप से, है ना, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेते, खींच लेते, वो भूल जाते, ठीक है। और वहाँ जाते ही वो भूल जाते कि उनका शेड्यूल कितने बजे से कितना उन्होंने क्या करना है। वह जानलेवा, और वो जानलेवा मतलब जान लेने वाला, ये प्राण लेने वाला, ठीक है, टाइम टेबल जो बनाया था वह आँख फोड़ पुस्तकें, और वो आँख फोड़ पुस्तकें किसी की याद ना रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर फिर मिल जाता। अब वो वहाँ जाते ही वो भूल जाते कि उन्हें क्या करना है, वो पूरी तरह से क्या होते, भूल जाते, ठीक है भाई। अब लेखक को वो खेलना इतना पसंद, इतना मनमोहक लगता है कि वो बाकी सारी यादें बातें वो भूल जाता। और फिर बड़े भाई साहब को नसीहत, आपको पता है, नसीहत और फजीयत दोनों, यानी राय सलाह, और फजीयत मतलब अपमान, डांटने का अवसर मिल जाता, मौका मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, उनकी छाया यानी साइडों से भी मैं दूर रहता, उनकी आंखों के सामने नज़र नहीं आना है, दूर रहने की चेष्टा यानी इच्छा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो, चुपके से घुसने की कोशिश करता। उनकी नज़र मेरी ओर, और उनकी जो नज़र है, दृष्टि, ठीक है, मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। उनकी जैसी नज़र उसकी मतलब लेखक की ओर पड़ती है तो उनके ऐसा लगता है कि बस प्राण निकलने वाले हैं, बहुत डर जाते हो। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार, यानी वो डांट, ऐसा लगता है कि सिर पर कोई नंगी तलवार है, तलवार सी लटकी मालूम होती, जब तक ख़त्म नहीं होता तो कभी भी गर्दन काटी जा सकती है, मतलब इतना भयंकर ख्वाब, ठीक है, कि बड़े भाई इतना मुझे समझाते हैं और फिर मैं मतलब घर आके फिर याद आ जाता है कि मुझे मैंने गलत किया, लेकिन जब शाम का समय होता तो वो लगाव था वहाँ चला जाता। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा हुआ है। पता है कि विपत्ति और मौत दोनों उस पर टूट पड़ी हैं और उनके बीच में भी उसे लगता है कि नहीं, वो कुछ कर सकता है। मोह यानी जीने की चाह, माया मतलब है कि कुछ उस दोनों के बंधन में कि नहीं, कल से करूँगा या करूँगा। मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। इतनी सारी डांट फजीयत होने के बावजूद भी मैं कभी भी खेल का क्या नहीं करा, तिरस्कार नहीं, अवहेलना नहीं कर पाया, यानी छोड़ना कर सकता था। वो उन्हें उसको छोड़ नहीं सकते थे, मतलब खेलना कूदना उनके लिए बहुत ज़रूरी था और उन्हें बहुत पसंद था, ठीक है। तो शेष भाग का दिन अगली कक्षा में हम लोग करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए और घर पे ही रहिएगा। धन्यवाद क्लास।